नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि गिरावट का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 4 दिन से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और कल की गिरावट तो आप देखेंगे 2 महीने में सबसे बड़ा गोता बाजार ने लगाया। तो ऐसा क्या हुआ है बाजार में, क्या फैक्टर्स हैं इस गिरावट के पीछे, अब आपको बाजार में किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, स्पेशली तब जब 4 दिन की गिरावट हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। तो आपको कैसे रणनीति बनानी है, इसमें मदद करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना समय मनी 9 को देने के लिए। वेलकम टू मनी 9 सर। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं जो नवरात्र की शुरुआत हुई है। लेकिन सर मैं इनफैक्ट आपको बोलने ही वाला था कि ये जो नवरात्र के रंग है उसमें बाजार पूरी तरह से रंग गया है। इनफैक्ट उससे पहले से ही रंग गया है क्योंकि नवरात्र शुरू होने से 3 दिन पहले से ही गिरावट शुरू हो गई थी और कल चौथा दिन था जब बाजार में जो गिरावट है वो देखने को मिली और छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट लेकर बाजार बंद हुआ है। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ही झटके में शुरुआत जो हुई थी निफ्टी की 350 अंकों की गिरावट के साथ हुई, क्योंकि क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो वो 25,800 के आसपास की थी और जो शुरुआत हुई वो 25,450 के आसपास हुई। तो 450 अंकों के आसपास ही गिरावट के साथ हम खुले और दिन की क्लोजिंग आप देखिए ऑलमोस्ट 550 अंकों की कमजोरी के साथ हुई। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 1800 अंकों की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया। जो रिकॉर्ड हाइज बने थे निफ्टी के, वहां से आप देखेंगे 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और जो बीता हफ्ता है, पिछले 4 दिन ही अगर आप देखेंगे, यही वाला जो हफ्ता है उसी में हमने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द फॉल जो है वो मार्केट्स में देखने को मिला है। सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट 86,000 का हाई छुआ था और वहां से करीब करीब 3,500 अंकों का गोता सेंसेक्स भी लगा चुका है। यही हाल कुछ बैंक निफ्टी का भी आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी में हमने देखा था 54,000 के ऊपर के जो लेवल्स बने थे रिकॉर्ड हाई के तौर पर 54,467, वहां से 2600 अंकों से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल चुकी है। तो अच्छा खासा करेक्शन अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में देखने को मिल चुका है। लेकिन क्या ये करेक्शन का अंत हो चुका है? ये जो 5 से 7% की गिरावट फ्रंट लाइन इंडाइसिस में आई है, क्या ये यहीं थम जाएगी? क्योंकि इसके पीछे फैक्टर्स बहुत हैं। अंशुल सर, हमने देखा एक तो एफपीआईज की बिकवाली हो रही है, 3 दिन से लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे चाइना के मार्केट जिस तरह से अट्रैक्टिव हुए हैं, कुछ पैसा वहाँ पे भी शिफ्ट हो रहा है। हमारे खुद के घरेलू फैक्टर्स की बात करें तो एफएनओ को लेकर जो बड़ा डिसीजन आया सेबी की ओर से, मंगलवार की शाम को ये फैसला आया था, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। वीकली एक्सपायरी भी थी कल के सेशन में और उसके साथ साथ ऑन टॉप ऑफ दैट इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग जैसी सिचुएशन बन गई है उसने भी इस गिरावट में 4 चांद लगा दिए। तो आपका क्या मानना है सर, ये जो गिरावट है लंबी चलने वाली? क्योंकि जिन एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो रही है वो तो कह रहे हैं कि 25,000 तो आना लगभग तय है। देखिए संदीप जी, मैं भी उसी पाले में हूँ जो 25,000 का टारगेट लेके चल रहा है। स्विंग लो जो 18 सितंबर का स्विंग लो था, 25,285, ये लेवल होल्ड होना चाहिए था, लेकिन आज उसके नीचे क्लोज किए हैं। तो कल का सेशन में काफी क्लोजली वॉच करूंगा। सॉरी, कल हम उसके नीचे क्लोज किए हैं, तो आज का सेशन में बहुत क्लोजली वॉच करूंगा। अगर हमको कल के लो के नीचे कहीं भी फेड लो मिलता है तो आज के सेशन में बाउंस बैक ट्रिगर होगा। लेकिन अगर कल का लो निफ्टी तोड़ देती है तो फिर 25,000 हम इसी लेग में कंप्लीट करेंगे। अगर बाउंस बैक मिलता भी है तो ये सेल ऑन रैलीज वाला बाउंस बैक रहेगा। डाउन साइड में 25,000 का लेवल आता हुआ दिख रहा है, तो कल का लो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोटेक्ट हो जाता है तो हम 2 से 3 दिन बाउंस बैक करेंगे, उसके बाद 25,000 आएंगे। लेकिन कल का लो अगर प्रोटेक्ट नहीं होता है तो फिर हम अगले 1 से 2 दिन में ही 25,000 के लेवल टेस्ट करते हुए दिखेंगे। अगेन उसका रीजन वही है जो मैं हमेशा मार्केट को ट्रैक करता हूँ, जिस बेसिस पे एफआईआई का डेटा एक्सट्रीम ओवरबॉट से हम थोड़ा सा नीचे आए हैं। 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग है नेट बेसिस पे। ये जीरो तक आते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी डेटा न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है। 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड होते होते आप मान के चलिए कि 25,000 24,950 की रेंज टेस्ट होती हुई दिख जाएगी। अगर वहां से फ्रेश बाइंग आती है तो फिर मार्केट नई तेजी बनाएगा। लेकिन अगर एफआईआई डिसाइड करते हैं कि हमें और यहाँ से शॉर्ट लेना है पोजीशन, तो फिर मार्केट में और थोड़ी सी गिरावट गहरा सकती है। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बड़े बुल स्ट्रक्चर में ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है, कोई ट्रेंड रिवर्सल या ब्रेकडाउन नहीं है। आप कह रहे हैं सर कल का लो नहीं टूटना चाहिए, 25,230 का ये है, हम 25,250 पे बंद हुए तो वो तो 20 पॉइंट ही दूर है बस। देखिए, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये है कि हम या तो कल के लो के नीचे एक बार तोड़ेंगे, फेड लो बनाएंगे, शॉर्ट स्ट्रैप करेंगे
और वापस ऊपर आ जाएंगे। तो तोड़ने से ये मतलब नहीं है कि मतलब ब्लिप मिले, कम से कम आधा घंटे उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए। हो सकता है हम 10-15 मिनट उसके नीचे फ्रेश शॉट्स कराएं और उसके बाद एकदम से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए। तो आधा घंटे अगर हम उसके नीचे सस्टेन करते हैं तो ही फ्रेश शॉट्स ओपन करना है। खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना मैं उम्मीद करता हूँ अगर हम इसके नीचे बंद हो गए, वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आ गई तो देखिए फिर 25,000 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। 25,000 से बाउंस बैक जरूर आएगा, लेकिन उसके बाद भी नए लो बनते हुए दिखेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पुल बैक के बाद 25,000 आए, ताकि स्विंग लो बन जाए। क्योंकि अगर इसी लेग में 25,000 आता है तो बाउंस बैक के बाद फिर और थोड़ी गिरावट आएगी। फेयर इनफ सर। तो टेक अवे यही हो गया कि 25,000 के आसपास एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन उस बाउंस बैक में आपको खरीदारी नहीं करनी है, बढ़ चढ़कर सेल ऑन रैली ही करना है। थोड़ा सा मार्केट में जो पेन है अभी बाकी नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा ही रुझान आपको बैंक निफ्टी में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि 53,000 के नीचे बंद हो गया, अब तो 52,000 के नीचे भी आ गया बैंक निफ्टी। तो क्या करें, गिरावट और भी बाकी नज़र आ रही है इसमें, क्योंकि 52,000 के भी 150 पॉइंट से ज़्यादा नीचे बंद हुए हैं हम कल। देखिए प्रीवियस क्वार्टर का जो विवाद था 51,700 पे था। 55 दिन का मूविंग एवरेज भी वही था। हमने फाइनली वहीं से एक हल्की सी बाउंस बैक दी है। और जो बाउंस बैक इनिशिएट हुई थी वो एचडीएफसी बैंक में हुई है। 75 मिनट के चार्ट पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एचडीएफसी बैंक में 2 से 2.5-3% तक की बाउंस बैक आनी चाहिए। उसी के सहारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। बट इस बाउंस बैक में बैंक निफ्टी बेच के चलना चाहिए, क्योंकि 50,800 का लेवल जो काफी समय से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ये लेवल मेरे को टेस्ट होते हुए दिख रहा है। तो बाउंस बैक कहीं भी मिलता है तो आपको एक लोअर टाइम फ्रेम पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 50,800 के टारगेट के साथ। तो बैंक निफ्टी भी बेचें और एचडीएफसी बैंक भी बेचें हायर लेवल्स पे। जी, एचडीएफसी बैंक में बाउंस बैक आता है तो उसमें भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। बैंक निफ्टी में भी बाउंस बैक पे अपॉर्चुनिटी की सेलिंग है। चलिए ठीक है, अब बाजार की गिरावट की थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि आखिर बाजार में गिरावट क्यों आई। सर, जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो तो हैं ही हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, कुछ और देश इसमें शामिल हो रहे हैं, ये एस्केलेट होती हुई दिखेगी टेंशन, तो उसका क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, ग्लोबली जो करेंसीज है उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। ये सब बातें तो हो गई, लेकिन हमारे लिए जहाँ तक बात है, जो हमारे घरेलू फैक्टर की बात है, उसमें एफएनओ को लेकर जो बड़े फैसले होते हुए दिखे हैं, शायद हमारे लिए वो एक फैक्टर है जो कि बाजार नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा था, क्योंकि बोर्ड बैठक में ये फैसला नहीं आया था। उसके अगले दिन मंगलवार की शाम को एक सर्कुलर जारी करके जो 6 बड़े फैसले हैं एफएनओ को लेकर वो सेबी की ओर से लिए गए हैं। जरा आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि कौन से वो फैसले हैं और उसका पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हम आपके लिए स्पेशल ग्राफिक्स तैयार करवाए हैं, जिसमें अपफ्रंट ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो देना होगा, तो 3 से 4 गुना लागत वहाँ बढ़ जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के, वो जो 5 से 10 लाख के आसपास है वो 15 लाख हो जाएंगे मिनिमम। इसके अलावा एक ही इंडेक्स में जो वीकली एक्सपायरी है उसका ऑप्शन पर एक्सचेंज को मिलेगा। निगरानी बढ़ती हुई दिखेगी, वायलेशंस होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, रिटेल निवेशकों को किस तरह से एफएनओ से दूर रखा जाए, उनको घाटे से बचाया जा सके, वॉल्यूम्स कम किए जा सकें और सट्टेबाजी को रोका जा सके, और ट्रूली जो सेंस है डेरिवेटिव्स मार्केट का कि हेजिंग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, शायद उसी के ऊपर सेबी का पूरा फोकस है, पूरा दारमदार है और उसी के ऊपर तवज्जो भी दी जा रही है। आपके हिसाब से सर, ये जो फैसला आया है, बाजार जानता था, बाजार को पता था ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड बैठक में ये फैसला नहीं आया तो बाजार ने मान लिया नहीं नहीं अब तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अब जब मंगलवार की शाम को एकदम से ये फैसला आ गया तो उसका नीजक रिएक्शन फिर हमने कल देखा? देखिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरे हिसाब से ये जो पूरी फॉल आई है ये कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग बाई एफआईआई है, और कुछ हद तक ग्लोबल क्यूज के कारण आई है। जहाँ तक सेबी की बात है, प्रीवियसली भी जब एफ में मार्जिन 100% की थी, लिवरेज खत्म किया था कि जितनी मार्जिन है वही रहेगी तो ही सौदा कर सकते हैं, तब भी ये सब बातें हुई थी कि वॉल्यूम खत्म हो जाएगा और तमाम तरीके की चीजें। देखिए ये सब सेल्फ करेक्टिंग एनॉमलीज हैं। जैसे जैसे रूल्स चेंज होते हैं मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। हाँ, 2-3 दिन 4 दिन का नी जग रिएक्शन जरूर होता है, बट उसके बाद मार्केट हर चीज को एब्जॉर्ब करके बिजनेस एज यूजुअल ले आता है। जहां तक सेबी की बात है, मैं ये मान के चलता हूँ ये केवल खाना पूर्ति की गई है। अगर आपको वाकई रिटेल इन्वेस्टर को रोकना था ये सट्टा करने से, तो आप आईटीआर का नियम लाते कि आपकी 15-20 लाख की आईटीआर फाइल हो रही है तो ही आप ऑप्शंस कर सकते हैं।
आप 3 एक्सपायरी बंद कर दिए हैं, लेकिन आपने वीकली एक्सपायरी थोड़ी बंद की है। जो आदमी बैंक निफ्टी में बाकी में करता था वो बैंक निफ्टी में कर लेगा, वीकली एज इट इज अवेलेबल है। सिर्फ एक्सपायरी प्ले खत्म हो गया, तो अपने आप को एक्सपायरी प्लेयर आइडेंटिफाई करने वाले लोग वैसे भी बहुत कम थे। बस ये था कि डेली मिल रही है तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप वीकली ऑप्शन में एंट्री बैरियर कहीं से लेके नहीं आए हैं। ये छोटे मोटे एंट्री बैरियर हैं। ऑप्शन बाइंग पे आप बताइए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मुझे 4 लॉट ऑप्शन खरीदना है तो मुझे अभी भी वही 25-30 हज़ार रुपए 20 हज़ार रुपए देना है, जिसमें मेरा 4 लॉट ऑप्शन आ जाएगा। ये तो सेलर के लिए और थोड़ा डिस्करेजिंग हो गया, कि थोड़ी मार्जिन बढ़ गई, ये हो गया, प्रीमियम थोड़े से ज्यादा मिलने लगेंगे। तो और बायर के लिए ये नेगेटिव चीज हो गई कि आपको महंगा मिलेगा, जल्दी प्रीमियम गलेगा। तो आपको रोकना ही था तो आप आईटीआर वाला नियम लाते तो समझ में भी आता कि भाई 15-20 लाख का आईटीआर फाइल कर रहे हो तो ही एफ&ओ ट्रेड करने मिलेगा। उससे आपका कैश मार्केट का भी वॉल्यूम बढ़ जाता। तो खाना पूर्ति के हिसाब से ये हुआ है। और अब देखिए एक्सचेंज को थोड़ी सी दिक्कत आएगी नए प्रोडक्ट डिजाइन करने में, क्योंकि आपने एकदम से प्रोडक्ट पे हथौड़ा चलाया है। तो कभी भी एक्सचेंज या कोई भी नया प्रोडक्ट लाने के पहले 100 बार सोचेगा कि इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नहीं हुई है। बट नॉनदलेस अगर से भी मतलब वो ऑटोनोमस बॉडी है और वो पूरा रेगुलेट करती है तो फैसला तो हमको मानना ही पड़ेगा। बट अगर आईटीआर वाला आता तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेटिस्फाइड होता कि भाई रिटेल इन्वेस्टर अब जो है कैश मार्केट में या फिर एसआईपी में कन्वर्ट होगा। आपने एंट्री बैरियर नहीं लगाया तो जो जैसा है वैसा बना रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो अपफ्रंट ऑप्शन का प्रीमियम देना होगा 3 से 4 गुना लागत बढ़ जाएगी, अपफ्रंट आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों की अपफ्रंट जो प्रीमियम देना होगा, पूरा प्रीमियम देना होगा अपफ्रंट जो, उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जितने भी ब्रोकर हैं ऑप्शन बाइंग में, आप एक चीज समझिए कि बहुत जल्दी से प्रीमियम गलता है। आप भरी धूप में आइसक्रीम लेके खड़े हैं उसके बराबर। तो ब्रोकर वैसे भी रिस्क नहीं लेते हैं, हम भी ब्रोकर हैं। हम वैसे भी अपफ्रंट पूरा, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो हम पहले ही पूरा मार्जिन मतलब जो प्रीमियम होता है वो ले लेते हैं कि जीरो भी हुआ तो हमारी कोई रिस्क ना रहे। अगर आप 1 लाख का खरीद रहे हैं तो हम पहले से 1 लाख रुपए लेके रखते हैं। और ये अक्रॉस द बोर्ड सारे ब्रोकर्स की दर है। कोई एक आध लिवरेज प्ले करा रहा हो तो अलग बात है, बट 99.99% ब्रोकर ऑप्शन बाइंग में पहले से प्रीमियम लेके रखते हैं। तो अब ये सिर्फ नियम में बदला है, प्रैक्टिकली जैसा पहले ये पहले से चला आ रहा है आपने सिर्फ उसका एक नियम बना दिया है। बट इन जनरल प्रैक्टिस यही है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो पूरा प्रीमियम आप पहले पे करेंगे, तब हम आपको बाई करने देंगे, क्योंकि बाइंग में इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होती है। सर ये मुद्दा बड़ा है, इसलिए मेरे 2 सवाल और हैं आपसे। मुझे पता है ये मामला थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है, लेकिन बीएससी का शेयर आप देखिए कल पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आया इन एंटिसिपेशन कि उनके पास जो मार्जिन जो कारोबार है वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। इनके पास कुछ बिजनेस जो है एनएससी का वो भी ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा, तो इनका मार्केट शेयर इंप्रूव हो सकता है। इन एंटिसिपेशन आप देखिए शेयर में 3% की मजबूती थी, जहां निफ्टी आप देखिए 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। इस स्टॉक ने अपना जो नया रिकॉर्ड हाई है उसके आसपास जाके अब जो क्लोजिंग है वो दी है। तो एक तरफ बीएससी पॉजिटिव बंद हुआ, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेज स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो उनमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अगर आप कह रहे हैं सर ये कि केवल खाना पूर्ति का ही मूव है, तो फिर ब्रोकरेज स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? देखिए ब्रोकरेज स्टॉक अगर आप केवल आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको गिरावट दिखेगी, लेकिन पिछले 15-20 दिन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको इन स्टॉक्स में काफी अच्छा रनअप देखने के लिए मिला था। हम काफी लोअर लेवल से पिछले 15 दिन से एडलवाइस, जेएम फाइनेंशियल और एसएमसी ये रिकमेंड करते आ रहे हैं। और आज के सेशन में जब ये न्यूज कंफर्म हो गई है 1-2 सेशन में, तो प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ओवरऑल अगर आपको ब्रोकरेज स्टॉक्स देखने हैं तो आप 15 से 20 दिन का चार्ट लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक एक्सटेंडेड मूव थी, वहां से आज और कल और आज का सेशन मिला लें तो प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो बहुत ज्यादा देखिए बिजनेस एज यूजुअल है, बल्कि ये जितने लिस्टेड कंपनीज हैं ये प्रीमियम ज्यादा करती हैं। डिस्काउंट ब्रोकिंग इनको जबरदस्ती चालू करना पड़ा था, और अब डिस्काउंट ब्रोकिंग के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। तो डिस्काउंट ब्रोकर ही वो कारण थे जिसकी वजह से सट्टा प्रवृत्ति बढ़ी थी, क्योंकि आप 20-20 रुपए में काम करा रहे थे तो लोगों को एक्सेस बहुत आसानी से मिल रहा था। तो अब मेजर जो इम्पैक्ट आएगा इनके बिजनेस पे आएगा। ये जितने लिस्टेड प्रीमियम कंपनीज हैं ये अपने आप को 1 से 1.5 महीने में एडजस्ट कर लेंगी और इनका बिजनेस एज यूजुअल रहेगा। हो सकता है ये अक्टूबर-दिसंबर वाले क्वार्टर में एक बार के लिए आपको नीजक रिएक्शन मिले, बट उसके बाद वाले क्वार्टर से आपको बिजनेस एज यूजुअल ही मिलेगा, क्योंकि ब्रोकिंग इंडस्ट्री अपने आप को बहुत जल्दी से एडजस्ट कर लेती है। तो क्या करें सर बीएससी और ब्रोकरेज स्टॉक्स में ये जो गिरावट आ रही है, बीएससी तो चलो गिरा नहीं है, लेकिन बाकी जो ब्रोकरेज स्टॉक्स गिरे हैं आपके हिसाब से थोड़ा और गिरे तो ले लेने चाहिए?
देखिए, मैं इनमें जेएम फाइनेंशियल को बहुत अच्छा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल में सारे स्टॉक्स को पॉजिटिव आएगा, बट जेएम फाइनेंशियल में अच्छा टेक्निकल पैटर्न भी बना हुआ है, तो यहाँ से 30-35% की अपसाइड दिख रही है अगर आप 6 महीने से 1 साल के लिए रखते हैं तो। आउट ऑफ ऑल ब्रोकिंग स्टॉक्स सबसे बेहतरीन चार्ट इस समय जेएम फाइनेंशियल का है। ठीक है, तो ब्रोकरेज स्टॉक्स में जेएम फाइनेंशियल में अगर आप 6 से 12 महीने का व्यू लेते हैं तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 30 से 35% की अपसाइड और स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स अगर हम देखें इस मामले से हटकर भी अगर चलें तो ब्रॉडर मार्केट्स काफ़ी कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनएसई का कोई ऐसा इंडेक्स नहीं था जो कि लाल निशान से या फिर गिरावट से बचता हुआ दिखा हो। सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप देखेंगे तो रेट सेंसिटिव, जिसमें रियल्टी, ऑटो, इंफ्रा, तेल गैस, एनर्जी इंडेक्स, ये सबसे ज़्यादा टूटते हुए नजर आए। और इंडिया विक्स में भी हमने देखा सर 10% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, और इंटरडे में तो 15% तक का जो उछाल है वो भी देखने को मिला था। तो बाजार गिर रहा है, उसके साथ साथ ये जो इंडिया विक्स बढ़ रहा है, थोड़ा उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी के 50 में से 48 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए। सबसे ज़्यादा अगर गिरने वाले कोई स्टॉक था तो वो था बीपीसीएल। ओएमसी पैक को तो लीड कर ही रहा था, एनएससी को भी यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आ रहा था। श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी, एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी को गिराने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रहे थे। तो सर जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, ऑटो हुआ, रियल्टी हुआ, इंफ्रा हुआ या बैंक्स हुए, इनमें जो गिरावट आ रही है, क्या इनमें खरीदारी करने के मौके हैं या आपको लगता है कि इनसे दूर रहना चाहिए? देखिए संदीप जी, अगले 1 से 1.5 महीने के प्रोस्पेक्टिव से मैं 50% कैश पे रहने की सलाह दे रहा हूँ सभी को, एटलीस्ट अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक में हमको नए लो बनते हुए दिख रहे हैं। तो बाउंस बैक में आप 50-60% कैश पे आने की कोशिश कीजिए, और अगली गिरावट में आपको खरीदारी का मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए अगर केवल बाउंस बैक प्ले करना है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप 50-60% कैश में रहेंगे तो लोअर लेवल से बहुत अच्छा मौका मिलेगा। स्पेशली जितने आपने नाम लिए हैं इसमें टाटा मोटर्स को छोड़ दें तो बाकी सारे स्टॉक्स नेक्स्ट लेग ऑफ डिप में ओवरसोल्ड हो जाएंगे, और वहां से बाइंग बहुत अच्छा आपको अपसाइड देगी। तो टाटा मोटर्स को छोड़ के बाकी सब ओवरसोल्ड हो जाएंगे। टाटा मोटर्स में अभी भी आप कह रहे हैं कि पेन बाकी है? देखिए, टाटा मोटर्स में 1065 पे 2 बार ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया गया था, फेल हुआ है। 920 बॉक्स का लो अब टेस्ट हुआ है। इवेंचुअली ये बॉक्स का लो तोड़ के पहले एक बार 800 रुपए तक नीचे आता हुआ दिखेगा, फिर ये स्टॉक बेस बनाने जाएगा। तो टाटा मोटर्स अपने कारणों से गिर रहा है, और ओवरऑल मार्केट की वीकनेस उसको एडअप कर रही है। लेकिन बाकी स्टॉक्स में मंथली या वीकली चार्ट पे आप देखिए, केवल मूविंग एवरेजेस से दूर थे तो वो पुल बैक आ रहा है, और ये पुल बैक में आपको फ्रेश बाइंग का मौका मिलेगा। चलो, ये तो बात हुई रेट सेंसिटिव शेयरों की, लेकिन उसके अलावा सर जो ग्लोबली कनेक्टेड सेक्टर्स हैं, जिसमें तेल गैस हुआ जो कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस के ऊपर चलता है, मेटल हुआ जो कि ग्लोबली जिस तरह से मेटल की प्राइसेस हैं, या चाइना में जो रेट कट की सिचुएशन है उस वजह से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट या फिर मजबूती या फिर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इन सेक्टर्स में क्या करना है जो कि ग्लोबली ज़्यादा कनेक्टेड है? देखिए, अगर स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस की आप बात करें तो ये सारे स्टॉक्स डिप्स पे बहुत अच्छे मिलेंगे। स्पेशली क्रूड घटने से जिनको फायदा होता है, क्योंकि क्रूड का अगर आप चार्ट देखेंगे मंथली चार्ट पे यूएस ऑयल, तो वहाँ पे एक्सट्रीम वीकनेस है। और अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सऊदी ने $100 का जो टारगेट रखा था प्रोडक्शन के टाइम, उसको भी ड्रॉप कर दिया है। अब सऊदी को नहीं लग रहा है कि ये $100 तक क्रूड ऑयल प्राइसेस, पहले तो जाने की बात मतलब सस्टेन करने की बात कर रहे थे, अब तो उन्होंने ये भी ड्रॉप कर दिया कि जाएगा। तो अगर ये सारे वॉर्स के बीच में भी क्रूड अगर वापस से अपना लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर नहीं तोड़ पा रहा है, तो मैं इसको नी जग रिएक्शन की तरह देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि $52 तक नीचे क्रूड आता हुआ दिखेगा। तो जब भी मार्केट करेक्ट होता है इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए। आईओसी हमको बेस्ट पिक लग रही है, इसके बाद गेल हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, इसलिए मैं उस पर बाई सेल नहीं रिकमेंड करूंगा। लेकिन ये 4-6 काउंटर हैं, 3-4 काउंटर हैं जो हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, डिप्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगली तेजी में आईओसी आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। ठीक है, तो ये जो आप $52 के क्रूड की बात कर रहे हैं सर, अपने आप में ब्रेकिंग है ये तो। कब तक आ जाएगा? $75 पे ब्रेंट है, आप कह रहे हैं 52 आ जाएगा, मतलब यहाँ से $23 अगर निकलने हैं तो ऑलमोस्ट 30% का फॉल आप कह रहे हैं। देखिए, ये चीज होते होते आप मान के चलिए कि 4 से 5 महीना लग जाएगा। और जैसे ये इसराइल वाला डीएस्केलेशन आएगा कि थोड़ा सा ये ठंडा पड़ना स्टार्ट होगा, क्रूड में अपने आप धीरे धीरे नरमी आना स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट लेग में एकदम से $10 का फॉल आएगा। क्योंकि क्रूड में हमेशा ऐसे ही होता है कि पहले गिरावट धीरे धीरे चालू होती है, और लास्ट लेग में या तो एकदम तेजी से गिरता है, और अगर अप ट्रेंड होता है तो लास्ट में एकदम तेजी से बढ़ता है।
तो पहले धीरे धीरे गिरावट रहेगी और लास्ट लेग बहुत शार्प रहेगा, और जैसे इजराइल वाला थोड़ा सा ठंडा पड़ना स्टार्ट होगा, क्रूड में भी नरमी आना स्टार्ट हो जाएगी। परफेक्ट सर। तो अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह की पिक्चर थी, तो केवल 637 शेयर ऐसे थे वीकली एक्सपायरी के दिन जो कि मजबूती के साथ बंद हुए। 2200 शेयर ऐसे थे, ऑलमोस्ट 1:4 का आप कह सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन था। तो गिरने वाले शेयरों की तादाद कितनी बड़ी थी आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स एक ही दिन में 1300 अंकों से ज़्यादा लुढ़क गया। 1000 अंकों से ज़्यादा का गोता स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी लगाया। ये वही स्मॉल कैप इंडेक्स है जो 3 दिन से लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा था। तो 3 दिन की तेज़ी पर मजबूती पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है स्मॉल कैप इंडेक्स की। और 19 सितंबर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि स्मॉल कैप इंडेक्स 57,000 का जो लेवल है उसके नीचे जाकर बंद हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह का पेन था। लेकिन इस पेन के बावजूद, इस बिकवाली के बावजूद, आप देखिए इस प्रेशर के बावजूद आईटीडी सीमेंट्स 20% का ऊपरी सर्किट लग गया था एक समय। शारदा एनर्जी, बीएफ यूटिलिटीज, इन्फीबीम, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मजबूती के साथ बंद हुए हैं। इन स्टॉक्स पर आपकी राय सर, ये जो आउटलाइनर्स थे कल के? देखिए आईटीडी सीमेंट लास्ट वीक में हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था, क्योंकि ये बस चल रहा था मार्केट में, चार्ट पे तेजी थी, इसके साथ बस चल रहा था मार्केट में कि छोटी छोटी सीमेंट कंपनियों को बड़ी सीमेंट कंपनियां टेक ओवर करेंगी, क्योंकि 20 साल में कैपेसिटी ऐड नहीं हुई है और सबको मार्केट लीडर बनना है। तो छोटी सीमेंट कंपनी एक्वायर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, क्योंकि अगर प्लांट लगाते हैं तो 7-8 साल लग जाता है उसको ऑपरेशनल होके प्रॉफिट देने में। तो ये छोटी सीमेंट जितनी कंपनियां हैं ये टेक ओवर कैंडिडेट है, इसकी वजह से इनमें तेजी बनी रहेगी। दूसरा शारदा एनर्जी भी डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हैं क्योंकि हमने बाय कॉल इनिशिएट किया था। ऑलमोस्ट नियर अबाउट टारगेट है, 505 रुपए का टारगेट हमने दिया है। ये दोनों काउंटर्स हमको अभी भी यहाँ से अपसाइड आती हुई दिख रही है, 505 यानी 15 रुपए शारदा एनर्जी में। लेकिन आईटीडी सीमेंट में यहाँ से भी 15-17% की अपसाइड और मिल सकती है, उसके बाद थोड़ा सा काउंटर एक्सटेंडेड हो जाएगा। ओके, तो 15 से 17% का और अप मूव आ सकता है आईटीडी सीमेंटेशन में। जैसे सर बता भी रहे हैं, यहाँ पे अदानी ग्रुप इसको ओवरटेक कर सकता है, शायद ऐसी खबरें भी थी बाजार में, जिस वजह से हमने इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव देखा है। और 6 महीने में आप देखें ऑलमोस्ट स्टॉक डबल होता हुआ भी नजर आया है। इसी नोट पे आज के सेशन में हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए? बहुत सारा काफ़ी समय हो चुका है सर, मैं जल्दी जल्दी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो कल की गिरावट हुई है उसके बाद अब कैसे रणनीति बनानी चाहिए, स्पेशली जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, फार्मा, क्योंकि गिरावट में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। क्योंकि कल भी हमने देखा बाजार कमज़ोर था लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स एक्टिव थे फार्मा स्पेस के, चाहे वो ग्रैनुल्स हुआ जो कि एक समय 550 के नीचे आ गया था, अजंता फार्मा हुआ, औरोबिंदो फार्मा हुआ, ये सारे स्टॉक्स कल के कमज़ोर बाजार में मजबूती के साथ बंद हुए हैं। आपकी राय सर, मिड कैप फार्मा या ओवरऑल फार्मा स्पेस पर? देखिए फार्मा में बहुत अच्छी रैली रही है, जून में जब ब्रेकआउट आया था उसके बाद से अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। डिफेंसिव के तौर पे मुझे फार्मा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बाइंग नहीं दिख रही है। डिफेंसिव में जिसमें बाइंग दिख रही है वो है एफएमसीजी, तो फार्मा में हमारा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। 2-4% लार्ज कैप स्टॉक्स चल सकते हैं, बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में ये स्टॉक्स यहाँ से 7-8% करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ से अपसाइड नहीं देख रहा हूँ। तो एक दो नाम सर एफएमसीजी में अगर आप कोई बता पाएँ। देखिए एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा मैरिको में अगर आप देखेंगे तो मैरिको बहुत अच्छा लग रहा है। आउट ऑफ द टू इस समय मैरिको ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर एक साल के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल मैरिको में 15% की अपसाइड दिख रही है, पैटर्न का ब्रेकआउट था, रीटेस्ट करके वापस चलना स्टार्ट किया है। तो मैरिको में यहाँ से 800 से 850 की इमीडिएट अपसाइड मिल सकती है। ओवरऑल 900 रुपए तक का इसका पैटर्न का टारगेट है। 800, 850, 900 तक के जो टारगेट्स हैं वो मैरिको में आ सकते हैं। बिजनेस अपडेट्स का भी इम्पैक्ट है, आगे इसके बारे में और भी बातचीत करते हैं। लेकिन सर उससे पहले हमने देखा है कि कल पेपर स्टॉक्स में भी कुछ रैली बनती हुई दिखी थी। बाजार कमज़ोर था लेकिन मालू पेपर देखिए एक ही दिन में 15-16% के आसपास का अप मूव लेके बंद हुआ। जेके पेपर में भी शुरुआती कुछ मिनटों में हमने काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा था। टीएनपीएल हुआ, इमामी पेपर हुआ या सिसासाई पेपर भी हुआ। बाकी सभी स्टॉक्स आप देखिए, जितना बाजार गिर रहा था या बाकी स्टॉक्स गिर रहे थे उतना इनमें गिरावट नहीं देखने को मिली थी। तो रेजिलियंस है, बल्कि आउट परफॉर्मेंस भी कुछ स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। पेपर स्टॉक्स पर आपकी राय सर? देखिए पेपर स्टॉक्स पे मैं वैसे भी बुलिश रहता हूँ जब जब आपका किसी इसके इलेक्शन आते हैं, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो या फिर आपका स्टेट इलेक्शन हो। तो अब जब ये 3-4 इलेक्शन एकदम सामने दिख रहे हैं तो पेपर स्टॉक में तेजी आती हुई दिख सकती है। टॉपिक हमारा एज यूजुअल जेके पेपर रहेगा। जेके पेपर में बहुत बेहतरीन बेस भी बन चुका है, ऑलमोस्ट 2 महीने का। स्टॉक अगर 490 के ऊपर निकलता है तो 550 तक की रैली डेवलप हो सकती है। वीकली चार्ट पे बहुत अच्छी जगह आके खड़ा हुआ है जहां से हाई लाइकली है
कि ब्रेकआउट देके स्टॉक ऊपर निकल जाए। तो ये जेके पेपर हमारी रडार में रहता है। दूसरा हमको स्टॉक जो पसंद आता है वो है पतंजी पेपर। लेकिन अभी बाकी स्टॉक्स में पैटर्न उस तरीके से बिल्ड नहीं है कि आउटराइट बाई बोला जा सके। केवल जेके पेपर में पैटर्न है जहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है कि यहाँ पे तेजी आ सकती है। चलिए ठीक है, वॉर की सिचुएशन है सर, तो क्या उसमें हम डिफेंस शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं? क्योंकि एस्ट्रा माइक्रो कल अच्छा चल रहा था। मैसडॉक को लेकर हमारे कई दर्शक सवाल पूछते हैं। जीआरएसी हुआ, बीईएल, एचएएल, बीडीएल, काफ़ी सारे नाम हैं जो कि हायर लेवल से काफ़ी अच्छे करेक्ट हो चुके हैं। तो सवाल आते हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन है तो क्या फिर डिफेंस चलेगा? देखिए डिफेंस के शेयर्स में स्पेशली आप तीनों सेक्टर पकड़ लीजिए, चाहे वो डिफेंस हो, शिप बिल्डिंग हो, जैसे मैस्टॉक वगैरह हो गया, या फिर रेलवे काउंटर हो। कल तीनों काउंटर्स में एक फ्लैगिश पैटर्न का, मतलब तीनों सेक्टर में मेजॉरिटी चार्ट्स में बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन आया है। तो यहाँ से 15-17% की डाउनसाइड दिख रही है। इस तरह की न्यूज़ में अगर स्टॉक्स में रैली मिलती है तो आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, ना कि उस पे बाइंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें इवेंचुअली नए लोज बनते हुए दिखेंगे। पुल बैक कंप्लीट हुआ है, कल के सेशन में ब्रेकडाउन आया है, इसको फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो 15-17% ये स्टॉक और नीचे की तरफ करेक्ट कर सकते हैं। तो राय साफ है कि पीएसयू, डिफेंस, रेलवे, शिप बिल्डिंग शेयरों में कोई भी रैली आती है तो आपको एग्जिट करना है। एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपना के चलना है। 15 से 17% की और डाउनसाइड इन शेयरों में देखने को मिल सकती है। सर, आपने मेरिको की बात करी। Q2 के यानी कि दूसरी तिमाही के जो बिजनेस अपडेट्स हैं वो आना शुरू हो गए। डाबर ने बताया कि इनके नंबर्स में कुछ इंपैक्ट आ सकता है, इनकी रेवेन्यू और मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल सकता है। भले ही वो लो सिंगल डिजिट हो सकता है, लेकिन स्टॉक में कल हमने देखा 5-5.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। वहीं मेरिको ऑन द फ्लिप साइड इन्होंने कहा है कि नंबर्स इनके स्ट्रांग रहे, खासतौर पे इनका जो सफोला वाला सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिले और उसका इम्पैक्ट हमने देखा स्टॉक प्राइस पे। कमज़ोर बाजार में भी स्टॉक 1% के आसपास की मजबूती लेके बंद हुआ। तो एफएमसीजी शेयरों की आप बात कर रहे थे, बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, इनके दम पर मेरिको, डाबर, जीसीपीएल, आईटीसी, कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? देखिए हमको मैरिको बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें पैटर्न का ब्रेकआउट है, 900 रुपये तक के टारगेट दिख रहे हैं। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 1.5-2 महीने अगर लगाते हैं तो 850 तक के लेवल मिल जाएंगे। और दूसरा काउंटर हमको हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट के बाद पहला पॉज आया है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी यहाँ से अगले 1.5 महीने की बात करें तो 200 से 250 रुपए की अपसाइड बन सकती है। तो ये दो काउंटर हैं जो आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तीसरा कोलगेट भी दिख रहा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि डाइवर्जेंस आता हुआ दिख रहा है मोमेंटम इंडिकेटर्स पे। तो एक थोड़ा सा डीपर करेक्शन उसमें मिल जाएगा तो स्टॉक कूल ऑफ हो जाएगा और वापस अप ट्रेंड पकड़ेगा। तो कुछ समय लेके हम कोलगेट पामोलिव भी रिकमेंड करेंगे। बट फिलहाल के लिए अगर मोमेंटम के लिहाज से अगर आपको प्ले करना है तो आईटीसी और मैरिको प्ले कर सकते हैं। वैल्यू प्ले करना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है। चलिए सर, हमारे दर्शकों के जो सवाल आते हैं उसके बेसिस पर आपसे 3 शेयरों के बारे में पूछना चाह रहा हूं, जिनमें या तो डिविडेंड का या फिर बोनस का इम्पैक्ट है शेयर में या फिर आने वाले दिनों में दिख सकता है, क्योंकि इनकी रिकॉर्ड डेट्स आने वाली या अनाउंस होने वाली हैं। उसमें एक नाम है रिलायंस का, जिसका 1:1 बोनस क्लियर है, डेट नहीं आई है, रिकॉर्ड डेट क्या होगी। और शेयर गिर रहा है तो लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि बोनस का फ़ायदा उठाने के लिए क्या रिलायंस के शेयर में खरीदारी कर लें। हमने मंगलवार को हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी जुड़े थे, उनसे भी पूछा था, वो कह रहे थे कि थोड़ा रुक जाइए। और इनफैक्ट आप देखिए उस समय शेयर 2900 या 2950 के आसपास था, अब 2800 के आसपास आ गया। मैं वापस आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा ही नाम वेदांता का भी है, जिसकी 8 तारीख को बोर्ड बैठक है, वो डिविडेंड को लेकर फैसला होने वाला है। एनबीसीसी का भी जो 2:1 का बोनस था, 2 शेयरों पर 1 बोनस शेयर मिलना है, उसकी रिकॉर्ड डेट भी आने वाली, शायद 8 तारीख को ये भी ड्यू है। तो ये 3 स्टॉक्स जो कि डिविडेंड और बोनस के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं या आने वाले हैं, सामने है रिकॉर्ड डेट्स इनकी, उनको लेकर आपकी राय सर? देखिए एनबीसीसी में तो मेरी आउटराइट सलाह है कि अगर और 5% की रैली मिल जाती है 1 से 2 दिन में तो आप स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। स्टॉक बाइंग क्लाइमेक्स होने के बाद वीकनेस है। केवल ये न्यूज़ के बेस पे थोड़ा सा मूव मिला है स्टॉक को, एक 5% और मिल जाता है तो वहां से एग्जिट करना चाहिए। नीचे आता हुआ दिखेगा। दूसरा स्टॉक था वेदांता। इसमें स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, स्टॉक में आराम से 550 से लेके 6.5, मतलब इमीडिएट टर्म में 550, और अगर 3 से 4 महीने रखते हैं तो 650 प्लस लेवल आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो वेदांता हमारी बाई लिस्ट में टॉप पे है मिडिल सेक्टर में, फॉलोड बाई हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम। और तीसरा स्टॉक रिलायंस है। देखिए संदीप जी, 30 दिन पहले से 5 दिन बाद तक हम उस स्टॉक में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में हो या हमने ट्रेड किया हो। रिलायंस में रेगुलरली ट्रेड करता हूं तो मैं बाई सेल की सलाह नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि अट्रैक्टिव जो इमीडिएट करेक्शन आया है, काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे स्टॉक आ गया है।
तो इन्वेस्टर्स को इसको देखना चाहिए। तो करेक्शन अट्रैक्टिव है, इंडिकेशन साफ है कि जिनको बोनस का फ़ायदा लेना है वो धीरे धीरे रिलायंस के स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। आखिरी सवाल सर आपसे, इस गिरावट में जो गिरावट हो रही है, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि बाज़ार से ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है बाज़ार के बनस्पत, तो ऐसे स्टॉक्स जो कि आपके रडार पे हो, जो कि बहुत ज़्यादा गिर गए हों या फिर आउट परफॉर्म कर रहे हों मार्केट को, जहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं, आपकी पिक्स? देखिए, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में एक चंबल फर्टिलाइजर आता है, क्योंकि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अगर आप देखिए तो ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। और चंबल फर्टिलाइजर में 46 डेज का एक फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आया है, तो 530 532 के आसपास इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। 520 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। इमीडिएट टारगेट 580 रुपए का रहेगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार निकल जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक है वाबाग, वीएटेक वाबाग। इसमें एक अपने पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके फ्रेश अप मूव मिल रही है, तो इस स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं 1500 रुपए के आसपास। 1450 का स्टॉप लॉस, 1600 का टारगेट रहेगा। बट अगेन मैं याद दिला दूं संदीप जी, हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे बहुत बड़ी पोजीशंस ना लेके आपको 50-55% कैश पे रहना चाहिए, ताकि नेक्स्ट लेग में जब बॉटम बनेगा आपको अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका मिलेगा जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे। तो कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा। अगर यूजुअली 100 शेयर्स ट्रेड करते हैं तो 10 या 15 से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिएगा। वो दौर वापस लौटेगा जहां आप लिवरेज लेके भी ट्रेड कर सकते हैं, बट ये वो दौर है जहां कैपिटल प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय फ्रेश प्रॉफिट बनाने के। तो फिलहाल थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले कीजिए, कम क्वांटिटी में प्ले कीजिए। पोजीशन हल्की रखिए, कम क्वांटिटी ट्रेड कीजिए। वाटेक वबाग और चंबल फर्टिलाइजर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कोई डिस्क्लोजर जाने से पहले? देखिए, रिलायंस छोड़ के कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, इसलिए मैंने रिलायंस पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी है। बाकी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में स्पेशली जो चंबल फर्टिलाइजर और वाबाग डिस्कस किया है, ये क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि जब ब्रेकआउट आ रहा था तो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज सुबह सुबह आप अपना कीमती समय हमारे लिए हमारे दर्शकों के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विश यू अ वेरी गुड डे। सेम टू। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।